नमस्कार बच्चों, कैसा आप सभी। साइंस का एक और बेहतरीन चैप्टर लेके आऊँ मैं आपके लिए। चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर और पूरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी पॉइंट्स को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स तैयार कर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपसे 4 मेजर ऑब्जेक्टिव की बात कर सकता हूँ जो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ। आपका 100% कंटेंट क्लिक करके देना, ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी भी अदर गाइड, रिफ्रेशर, किसी बुक की नीड ही ना हो। एक ही वीडियो में सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। सेकंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार हो जाएगा जो 10th लेवल पे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही। अगर आप कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ भी ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। इससे होगा क्या कि साइंस हमें समझ में आएगा, और जब साइंस समझ में आएगा तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, कैसा भी पेपर हो, हम उसका आसानी से आंसर दे पाएंगे। एंड फोर्थ, हम जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, जो डायग्राम होते हैं, जो एक्टिविटी होती है, उन सबको भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बेहतरीन सफर पर एक बेहतरीन चैप्टर के साथ कि जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि जनन होता क्या है, जनन किसे कहते हैं, जनन की परिभाषा क्या लिखना चाहिए। जनन वह प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनन जो लेता है वो टाइम लेता है, समय लेता है। आपको पता होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है, इंसानों की बात करें तो वो 280 दिन यानी 9 महीने के बाद पैदा होता है। तो यह एक प्रक्रिया है, यह टाइम लेता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। तो जब कोई जीव अपने ही जैसे नए जीवों को उत्पन्न करता है, अगर कोई जानवर है तो उसका बच्चा उसके जैसा होगा, मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा होगा। तो जब कोई जीव अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं तो उसको साइंस में जनन कहते हैं। अब प्रजनन या जनन की विधियां, अगर जनन की विधियों की बात करें तो जनन की 2 विधियां होती है। एक होती है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में फर्क क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं अलैंगिक जनन, फिर उसके बाद बताऊंगा लैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है। एकल जीव, जब अकेला जीव नए जीव उत्पन्न करता है, जब अकेला जीव नए जीवों को उत्पन्न कर सकता है। जैसे अमीबा, अमीबा को ना दूसरे अमीबा की जरूरत नहीं है। इंसानों की तरह मेल और फीमेल नहीं होता अमीबा में। अमीबा अपने जैसा नया अमीबा बना सकता है खुद ही, उसको किसी फीमेल की जरूरत नहीं है। तो एकल जीव, जब अकेला जीव नए जीव उत्पन्न करता है तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अब ये सभी युग्मक क्या होता है, देखिए, लड़कों के अंदर जो मेल होते हैं उनके अंदर युग्मक होता है शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। ऐसे ही लड़कियों में जो मादा होती है उसके अंदर जो युग्मक होता है उसका नाम है अंडाणु, जिसको हम इंग्लिश में ओवम कहते हैं। तो ये मेल और फीमेल जहां होगा वहां युग्मक पाया जाएगा। लेकिन अलैंगिक जन्म में मेल और फीमेल तो होता नहीं है, इसलिए युग्मक का निर्माण नहीं होता है। यहां कोई शुक्राणु और अंडाणु नहीं होते हैं। नया जीव, जो नया जीव उत्पन्न होगा ना अमीबा से, जो नया अमीबा बनेगा वो पैतृक जीव के समान होगा, बिल्कुल 2 फोटोकॉपी की तरह होगा अमीबा की जैसा। जो नया जीव, अलैंगिक जनन से जो नया जीव पैदा होता है वो बिल्कुल समरूप होता है अपने पिता के समान या अपने जनक के समान, जिससे वो डिवाइड होकर निकला है। यानी कि अमीबा जब डिवाइड होकर दूसरा अमीबा बनाएगा तो बिल्कुल अपने जैसा बनेगा। तो नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होता है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन, विभिन्नता नहीं पाई जाती है। ये हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है, वो बिल्कुल अपने पैतृक जनक के समान दिखाई देते हैं। सतत गुणन के लिए यह बहुत ही उपयोगी माध्यम है। सतत गुणन क्या होता है, जब बहुत मल्टीपल होना हो, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये कुछ ही समय में मल्टीपल हो जाते हैं। आप दूध से दही बनाओ, आप शाम में रखोगे दूध को दही बनाने के लिए, सुबह तक वो दही बन जाएगा, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो सतत गुणन के लिए, जब कई गुना इसको बढ़ाना हो, तो इसके लिए अलैंगिक जनन जो है वो बहुत ही उपयोगी माध्यम है। इस माध्यम से बहुत जल्दी जल्दी जनरेशन जो है वो बढ़ते हैं।
यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। निम्न वर्ग के जीव मतलब अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वायरस, हाइड्रा, प्लांट होते हैं कुछ, उनमें भी पाया जाता है। तो ये निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन की खासियत होती है कि यह एकल जीव से नया जीव उत्पन्न होता है, इसमें युग्मक नहीं पाया जाता है, इसमें जो नया जीव होगा वो अपने पैतृक के समरूप होगा। सतत गुणन के लिए बहुत अच्छा मेथड है ये, और ये निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीवों में अधिक पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, कि लैंगिक जनन क्या होता है, दो एकल जीव यानी दो जीव होंगे, एक नर और एक मादा। तो जहां पे दो जीव मिलकर यानी नर और मादा दोनों मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। तो जहां पे मेल और फीमेल दोनों का रोल होता है नए जनरेशन को बनाने में, उसको लैंगिक जनन कहते हैं या लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। नर युग्मक व मादा बनते हैं, या तो नर युग्मक होगा यानी शुक्राणु होगा, या मादा युग्मक होगा, अंडाणु होगा। तो इसमें युग्मक पाए जाते हैं। इस पेज पर हमने क्या जाना, सबसे पहले मैंने आपको बताया जनन क्या होता है। तो जनन एक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें समय लगता है। इसमें सजीव जो होता है वो अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। जनन की दो विधियां होती है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की क्या क्या खासियत है, तो एकल जीव, अकेला जीव नया जीव उत्पन्न कर सकता है, युग्मक नहीं होता है इसके अंदर। इसमें जो नया जीव होता है वो अपने पैतृक के समान या समरूप होता है। सतत गुण के लिए ये बहुत ही उपयोगी माध्यम है, और यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन की बात करें तो दो एकल जीव यानी एक नर और एक मादा दोनों मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। इसमें नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु पाया जाता है। आगे बात करते हैं। अभी लैंगिक जनन और चलेगा। अभी इस पेज को हटा देता हूं मैं। आगे जो नया जीव बनेगा यानी कि लैंगिक जनन से जो नया जीव बनता है वो आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है। मतलब हम मम्मी पापा की तरह दिखाई तो देंगे लेकिन परंतु समरूप नहीं होंगे, एज इट इज फोटोकॉपी जैसे नहीं होंगे। हम उनके जैसे होंगे तो सही। जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो दादी नानी अक्सर बोलती है और ले ये तो बच्चा अपने पिता पे गया है, अपने मम्मी पे गया है। तो हम उनके जैसा दिखाई तो देंगे। जो नया जीव होगा वो आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होगा यानी माता पिता के समान होगा, लेकिन वो समरूप नहीं होगा, बिल्कुल टू फोटोकॉपी नहीं होगी हमारी। हम उनके जैसा दिखेंगे। हमें नाना नानी बोलती हैं अक्सर बच्चों को कि ये देखो अपने पापा पे गया है या मम्मी पे गया है, तो हम उनके जैसा दिखेंगे लेकिन समरूप नहीं होंगे। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होती है। इस विधि से लैंगिक जनन से प्रजातियों में विभिन्नताएं आएंगी। अब आप अपने आसपास देखो, आपके कितने दोस्त हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, और सबकी शक्लें अलग अलग है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं आती है। तो विभिन्नताओं के लिए बहुत अच्छा मेथड है ये। यह उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। उच्च वर्ग के जीव मतलब जानवरों में और मनुष्यों में। जानवरों और मनुष्यों में लैंगिक जनन पाया जाता है, तो उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में आप डिफरेंस भी बता सकते हो। मैंने 5 पॉइंट आपको लैंगिक जनन का और 5 पॉइंट अलैंगिक जनन का दोनों के बारे में बता दिया। नाउ सबसे पहले जानते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियां। अब पहले आधा चैप्टर अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन की 6 विधियां होती है। हमारे सिलेबस में अलैंगिक जनन की 6 विधियां दे रखा है। सबसे पहला विखंडन, उसके बाद खंडन, उसके बाद पुनर्जनन, उसके बाद मुकुलन, फिर बीजाणु समासंग और लास्ट में पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 इन 6 के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम विखंडन जानेंगे, फिर हम खंडन जानेंगे, फिर हम पुनर्जनन जानेंगे, फिर मुकुलन जानेंगे, फिर बीजाणु समासंग जानेंगे, फिर कायिक प्रवर्धन जानेंगे। तो अलैंगिक जनन की 6 विधियां होती है, विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले जानते हैं विखंडन क्या होता है। विखंडन का मतलब क्या होता है। इस प्रक्रम में जो एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है। तो धीरे धीरे अमीबा क्या करता है, एक जीव से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो जब कोई एक कोशिका जीव 2 या 2 से अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है अपने आप नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, जब एक कोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं तो उसको विखंडन कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो अमीबा। आप इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, अमीबा। नाउ विखंडन के प्रकार। अब इस विखंडन के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन।
विखंडन के भी दो प्रकार, ये जो विखंडन पढ़ रहे हो ना, जिसमें एक कोश का जीव दो या दो से अधिक जीव बनाते हैं, इस विखंडन के भी दो प्रकार होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। अब ये द्विखंडन क्या होता है? जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। जब कोई जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अमीबा का, अमीबा क्या करना था, एक अमीबा से दो अमीबा में डिवाइड हो जाता है। तो जब कोई एक कोशिका जीव दो नए जीव बनाता है, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, तो जब ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, दो नया जीव बनाएगा, तो उसको द्विखंडन कहेंगे। जैसे अमीबा और लेशमेनिया, अमीबा और लेशमेनिया दोनों में ही द्विखंडन होते हैं। अमीबा भी ऐसे ही डिवाइड होता है, लेशमेनिया भी ऐसे ही डिवाइड होता है। तो अमीबा और लेशमेनिया दोनों में द्विखंडन विधि पाई जाती है। वहीं बात करें बहुखंडन, नाम से ही पता लग रहा है, बहुखंडन यानी बहुत सारे पार्ट, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो जब कोई एक जीव, मान लीजिए कोई जीव है, वो बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जब कोई एक जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो उसको बोलेंगे बहुखंडन। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो जब कोई जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा, तो उसको बहुखंडन कहते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में एक कोशिका कई हिस्सों में डिवाइड हो जाता है एक ही बार में, तो उसमें बहुखंडन होते हैं। जो लार्वा वगैरह होता है ना, जो मच्छर के लार्वा वगैरह होते हैं, उनके अंदर बहुखंडन पाया जाता है। वो बहुत ही जल्दी डिवाइड होकर बहुत सारे नंबर्स बना लेते हैं। तो जब एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो उसको बहुखंडन कहते हैं। ये हो गया विखंडन के बारे में। विखंडन में क्या होता है, एक कोशिका जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, उसको विखंडन कहते हैं। विखंडन के दो मेथड होते हैं, एक को बोलते हैं द्विखंडन, एक को बोलते हैं बहुखंडन। द्विखंडन में जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, बहुखंडन में जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अब आता है खंडन, जो दूसरा मेथड था ना, खंडन ये रहा। विखंडन खत्म हो गया, अब खंडन शुरू होगा। अब ये खंडन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले, सर ये सरल संरचना वाले कौन होते हैं? सरल संरचना वाले वो जीव होते हैं जिनके अंदर बॉडी में ज्यादा कोशिकाएं नहीं पाई जाती, 10, 12, 100, 200, बहुत कम कोशिकाएं पाई जाती है, इनको बोलते हैं सरल संरचना वाले जीव। तो इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनके शरीर में ज्यादा कोशिका नहीं पाया जाता, 10, 20, 100, 200, वो ज्यादा कोशिका नहीं है। हमारे में 10 की पावर 10 इतनी कोशिकाएं, 100 बिलियन के आसपास। तो सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जीव हैं, वो जब विकसित होती हैं, तो विकसित होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसे जीव होते हैं बच्चों हमारे पास जो सरल संरचना वाले होते हैं। अब जब ये विकसित होते हैं, तो ये अलग अलग हिस्सों में अपने आप नेचुरली डिवाइड हो जाते हैं, और हर एक टूटा हुआ हिस्सा अपने आप में एक नया जीव बनाता है। तो जो सरल संरचना वाले बहुकोशीय जीव हैं, ये विकसित होकर, बड़े होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ये हर एक टुकड़ा अपने आप में विकसित होकर एक नया जीव बनाएगा। इसको बोलते हैं खंडन विधि। जैसे कि होता है स्पाइरोगाइरा एक सरल संरचना वाला बहुकोशिकीय जीव है, जो विकसित होकर छोटे छोटे कई हिस्सों में बढ़ जाता है, और हर एक टुकड़ा एक अलग स्पाइरोगाइरा बनाता है। तो इसको बोलते हैं खंडन विधि। उसके बाद अब ये खंडन भी खत्म हो गया, अब आता है पुनर्जनन। कि पुनर्जनन क्या होता है, तो चलिए, नाम से ही पता लग रहा है, पुनर्जनन यानी फिर से जनन होगा। इस प्रक्रम में किसी कारणवश, इस वर्ड को ध्यान दो, किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है। देखो अभी हमने क्या बात की थी कि ये जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव है, ये विकसित होने के बाद अपने आप ही टूट जाता है, नेचुरली टूट जाता है। और इसमें क्या होता है कि कोई सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव किसी कारणवश टूटता है, कारणवश टूट गया। ये तो नेचुरली डिवाइड हो जाता है, ये किसी कारण से टूटता है। आप कहोगे कौन से कारण से टूटता है, तो बताता हूं। बारिश तेज हुई, टूट गया। ओले पड़े, टूट गया। बहुत तेज हवा चली, टूट गया। जानवर एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, पैर लग गया, टूट गया। आप क्रिकेट खेल लो, बॉल लग गया, टूट गया। जब इस प्रक्रिया में किसी कारणवश, किसी कारण से अगर कोई जीव कुछ जीव टुकड़ों में टूट जाता है, तब
प्रत्येक टुकड़ा यानी हर एक टुकड़ा नया जीव में विकसित हो जाता है। तो सर जी यहां भी तो यही बोला था। जी हाँ, दोनों की डेफिनेशन सेम है, केवल एक फर्क है। क्या फर्क है? ये अपने आप प्राकृतिक रूप से टूटता है और नया जीव बनाता है, ये किसी कारणवश टूटता है उसके बाद नया जीव बनाता है। तो दोनों में ये फर्क है। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। हाइड्रा हालांकि मुकुलन में भी आता है और हाइड्रा पुनर्जनन में भी आता है। तो ये दोनों का एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया और हाइड्रा अगर किसी कारण से कट या टूट जाए तो हर एक टूटा हुआ ऐसा एक नया जीव बनाता है, इसको बोलते हैं पुनर्जनन। अगला आता है मुकुलन। नाम ही है मुकुल। मुकुल क्या होता है कि मान लो कोई जीव है, उस जीव के ऊपर एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, छोटा सा उभार, उसको बोलते हैं मुकुल। इसको मुकुल के नाम से जाना जाता है। तो यही हम पढ़ेंगे। कुछ इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। अभी बोला था मैंने। अच्छा, नया आलू आ रहा है, अब नए आलू को देखना कभी, अभी आप देखना कभी नए आलू के चक्कर में आप देखना आलू के ऊपर एक छोटा सा आलू मिलेगा, वो उसका उभार है। अगर वो कुछ समय के लिए और रह जाता ना, अगर वो कुछ समय के लिए और रह जाता तो वो भी एक नया आलू बन जाता। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, एक उभार उत्पन्न होता है। यहां पर ये उभार उत्पन्न हो गया, अब जिसे हम मुकुल कहते हैं, ये जो उभार उत्पन्न हुआ इसको मुकुल के नाम से जानते हैं, इसको मुकुल के नाम से जाना जाता है। जो उभार उत्पन्न होता है इसको मुकुल कहते हैं। यह मुकुलन पहले नन्हे पौधे, पहले ये छोटा जीव बनता है, फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। क्या मतलब है बताता हूं। देखो, मैं हाइड्रा का एग्जांपल लेता हूं। ये हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है कि एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, इसको मुकुल कहते हैं, इसको मुकुल कहते हैं। कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो मुकुल है ना वो धीरे धीरे बड़ा होगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये विकसित हो गया, ठीक है। अब उसके कुछ समय बाद क्या होगा कि जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो अपने जनक से अलग हो जाएगा। तो पहले ये मुकुल था, फिर ये विकसित हुआ, फिर ये अपने जनक से अलग हो गया। तो ऐसा जीव जिसमें पहले उभार उत्पन्न हो, फिर वो विकसित हो, फिर वो अलग हो जाए, उस विधि को हम मुकुलन विधि कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। अभी मैंने बताया था मुकुल कहते हैं। यह मुकुलन पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, विकसित हो गया तथा जनक से अलग हो जाता है। तो पहले मुकुल बनेगा, फिर ये विकसित होगा, फिर ये अपने जनक से अलग हो जाएगा। तो ऐसा जीव जिसमें पहले मुकुल बने, फिर वो विकसित हो, फिर वो अलग हो जाए, इस विधि को हम मुकुलन विधि के नाम से जानते हैं। जैसे कि हाइड्रा और ईस्ट, इन दोनों में मुकुलन विधि पाई जाती है। उसके बाद आता है बीजाणु समासंग, जो मैंने आपको नाम लिया था बीजाणु समासंग के बारे में। अच्छा, बीजाणु समासंग समझाने से पहले आपके घर में ना तुलसी का पौधा होगा। बीजाणु समासंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल तुलसी का पौधा। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो आप जाकर चेक कर लेना, तुलसी के गमले के आसपास आप देखना, या हो सकता है उसी गमले में छोटा तुलसी का पौधा उग गया होगा, या अगर आपके गमले लगे हुए आपस में सटे हुए हैं तो आप देखना बगल वाले जो उसके बगल में जो दूसरा पौधा है उसमें भी तुलसी के पौधे उग जाते हैं, क्योंकि उसमें बीजाणु समासंग होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ जीवों के शरीर पर ना ये बल्ब लाइक संरचना पाई जाती है, इसे इंग्लिश में ब्लॉब कहते हैं, ब्लॉब। कुछ जीवों के शरीर के ऊपर ब्लॉब पाया जाता है। इन ब्लॉब में बीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीज। ब्लॉब में बीज पाए जाते हैं। अब अगर किसी कारणवश ये ब्लॉब टूट जाए, सुनो मेरी बात, अगर किसी कारण से ये ब्लॉब क्या हो जाए, टूट जाए, इसे बल्ब जैसी संरचना बोलते हैं, इसमें बीज पाए जाते हैं। अब किसी कारण से अगर ये ब्लॉब फूट जाएगा तो बीज तो बिखर जाएंगे यहां वहां। भाई गिलहरी आई, गिलहरी ने तोड़ दिया, हवा तेज चली, आंधी चली, कोई भी रीजन हो सकता है, ये ब्लॉब टूटते रहते हैं। तो जब ये ब्लॉब टूटेगा तो बीज फैल जाएगा, और जैसे ही इस बीज को नमी मिल जाएगी तो ये नया जीव विकसित कर लेगा। तो इसको बीजाणु समासंग के नाम से जानते हैं। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर, सिरा इसे बोलते हैं, इसे कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है। हिंदी में इसे बीजाणु धानी कहते हैं, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु मतलब बीज होते हैं। इंग्लिश में ब्लॉब कहते हैं, हिंदी में बीजाणु धानी कहते हैं। तो कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनते हैं। यहां पर बीजाणु धानी होते हैं जिसमें बीजाणु होते हैं, मतलब बीज पाए जाते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है जो एक मोटी भित्ति से संरक्षित होती है। अब मान लो किसी कारण से ये टूट गया तो बीज तो फैल जाएगा, बीज जगह जगह फैल जाएगा, और जब बीज
फैल जाएगा। तो अनुकूल परिस्थिति मिलने पर यानी कि नमी मिलने पर, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर यानी नमी मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं और नया जीव बनाते हैं। तो इस विधि को हम बीजाणु समासंग के नाम से जानते हैं। एक बार जल्दी से इस पेज को मैं रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि ये वाले जो जीव होते हैं स्पाइरोगैरा जीव, ये विकसित होकर प्राकृतिक रूप से टूट जाते हैं और हर एक टूटा हुआ एक नया जीव बनाता है। उसके बाद ये खंडन था, ये खंडन वाला मेथड था। उसके बाद आता है पुनर्जनन। इसमें किसी कारणवश अगर कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बनाता है, इसको हम पुनर्जनन कहते हैं। मुकुलन में पहले मुकुल बनता है, फिर ये विकसित होता है, फिर ये अपने जनक से अलग हो जाता है। बीजाणु समय संघ में पहले ब्लॉब पाया जाता है, बीजाणुधानी पाया जाता है, इसको बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी में बीजाणु पाए जाते हैं यानी बीज पाए जाते हैं। अगर किसी कारण से टूट जाता है तो बीज फैल जाते हैं और जैसे अनुकूल परिस्थिति मिलती है यानी नमी मिलती है तो ये वृद्धि करने लगते हैं, नया जीव बना लेते हैं। इस मेथड को बीजाणु समासन के नाम से जाना जाता है। नौ अगला आता है, इसका एग्जाम्पल याद करना, राइजोपस। एग्जाम्पल आप क्या लिख के लाओगे, इसका एग्जाम्पल बीजाणु समासन का एग्जाम्पल आप लिखोगे राइजोपस। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको यही लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ना अगला आता है कायिक प्रवर्धन, जो कि काफी बड़ा टॉपिक है, इसके काफी सारे पॉइंट पेपर में आते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण, उसके कायिक भाग। पहले मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं। आपको पता है गुलाब का पौधा कैसे लगाते हैं? पता है किसी को गुलाब का पौधा कैसे लगाते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट यस जरूर लिखना कि यस सर मुझे पता है। आप बस यस सर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको पता है। उसमें करते क्या है कि एक टहनी लेते हैं, गुलाब के पौधे का एक टहनी लेते हैं, टहनी को काटते हैं और उसे मिट्टी में लगा देते हैं। खाद पानी देते रहो, उस टहनी से ही नया पौधा उग जाएगा। तो गुलाब के पौधे की टहनी से ही हमने नया पौधा उगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो कभी जड़ से, कभी तना से, कभी पत्तियों से बनते हैं। तो कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग मतलब जड़, तना, पत्ती। तो जब हम नया पौधा जड़, तना, पत्ती आदि से बनता है ना तो उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी गुलाब का पौधा हमने कैसे लगाया? उसके तने का इस्तेमाल करके, तने को काटा और लगा दिया। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे आपको नहीं पता मैं बताता हूं, आलू, अदरक, शकरकंदी, डहेलिया, ये सब कायिक भागों से लगाए जाते हैं, या तो जड़ से, तना से, पत्तियों से। अब चाय पीने का आपको शौक है, अदरक डालते होंगे, अदरक भी कायिक प्रवर्धन से बनता है। तो बहुत सारी चीज कायिक प्रवर्धन से बनता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब है जब नया पौधा कायिक भाग का इस्तेमाल करके बनता है। कायिक भाग मतलब जड़, तना और पत्तियों का इस्तेमाल करके जब नया पौधा उगाया जाता है तो उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन में दो विधियां आती है, एक होती है प्राकृतिक विधियां, एक होती है कृत्रिम विधियां। प्राकृतिक विधियां बहुत पहले से चलती आ रही है, इसको बहुत पुराने समय से हमारे पूर्वज यूज कर रहे हैं, तो हमें बस एग्जाम्पल याद करके जाना है। प्राकृतिक विधि में जड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो दो एग्जाम्पल जड़ वाला याद कर लो, जैसे कि डहेलिया और शकरकंदी, ये जड़ से उगाया जाता है। यानी डहेलिया और शकरकंदी का जड़ ले लो और उससे ही आपको डहेलिया और शकरकंदी मिल जाएगा, तो इसको प्राकृतिक विधि कहते हैं। तने द्वारा आलू अदरक तने द्वारा उगाए जाते हैं। पत्तियों द्वारा एक एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जो पत्तियों के ऊपर उगता है, पत्तियों के ऊपर ही पौधा नया उग जाता है, तो ब्रायोफिलम। तो प्राकृतिक विधियों में एक जड़ का एग्जाम्पल याद करना है, एक तने का एग्जाम्पल याद करना है और एक पत्तियों का एग्जाम्पल याद करना है। जड़ का एग्जाम्पल हो गया डहेलिया और शकरकंदी, तने का एग्जाम्पल हो गया आलू अदरक और पत्ती का एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफिलम। कृत्रिम विधि आजकल नई मेथड है। आजकल पिछले 20-30 साल से हम लोग आर्टिफिशियल मेथड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें रोपण, कर्तन और लेयरिंग, 3 मेथड आते हैं। रोपण, कर्तन और लेयरिंग। अब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बुक खोलोगे ना तो इनके पास एग्जाम्पल, बस नाम लिखा हुआ है। मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक में केवल इनके नाम है, इवन आपके बुक में इसके एग्जाम्पल भी नहीं है। आप इनके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी नहीं है, बस इनके नाम जरूर हैं। तो मुझे एक एक एग्जाम्पल जरूर करा देता हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में बस एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि रोपण से होने वाला, कर्तन से होने वाला, लेयरिंग से होने वाला। तो कृत्रिम विधियां में 3 विधि आती है, रोपण, कर्तन और लेयरिंग। रोपण से आम को उगाया जाता है, जिसमें हम, रोपण का मतलब रोपना, यानी आम के पौधों को क्या करते हैं, जड़ सहित रोपते हैं, तो रोपण। कर्तन में गुलाब, टहनी लगाया था ना, टहनी को काट के, तो कर्तन मतलब काटना। तो जब कोई चीज काट के लगाया जाता है, यानी गुलाब के टहनी को काट के लगाया जाता है, तो कर्तन। और लेयरिंग में क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं, यानी पौधा है ना, उसको झुका दो, उस पौधे की टहनी को झुका दो, मिट्टी में दबा दो और लेयर कर दो मट्टी से, तो वहीं से नया पौधा उगेगा, तो उसको लेयरिंग कहते हैं। तो बस आपको एग्जाम्पल याद करना, इनके बारे में परिभाषा वगैरह याद करने में टाइम वेस्ट मत करना।
तो कायिक प्रवर्धन में दो विधियां आती है, प्राकृतिक विधि, कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधियां में आता है जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा। जड़ में आता है डहेलिया शकरकंदी, तने में आता है आलू अदरक, पत्ती में आता है ब्रायोफिलम। कृत्रिम विधि में आता है रोपण, कर्तन, लेयरिंग। रोपण में आता है रोपण में आता है आम, कर्तन में आता है गुलाब, लेयरिंग में आता है चमेली। अब आता है ऊतक संवर्धन। आजकल कायिक प्रवर्धन का एक लेटेस्ट टेक्निक आ गया है जिसको बोलते हैं ऊतक संवर्धन। अब ये ऊतक संवर्धन क्या है, आपके बुक में ना एक टेबल बना हुआ है, येलो कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो उसमें क्या करते हैं, हम किसी प्लांट का, कोई प्लांट है उसका टिप सेल ले लेते हैं। टिप सेल इंग्लिश में बोलते हैं टिप सेल, हिंदी में बोलते हैं सिरे की कोशिका। सिरे की कोशिका, पहले कोशिका लेते हैं, नया टेक्निक है साइंस में। सिरे की कोशिका ले लिया हमने, ये कोशिका ले ली, और इसको क्या करते हैं, इस सेल को हम पोषक माध्यम में डालते हैं, पोषक माध्यम में। अब आप कहोगे सर ये पोषक माध्यम क्या होता है, ये स्टेप याद कर लो तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टेप याद कर लो। पहले क्या लेते हैं, सिरे की कोशिका जो ग्रो कर सकती है, बढ़ सकती है। पहले सिरे की कोशिका लेते हैं, उसको डालते हैं पोषक माध्यम में। पोषक माध्यम एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा माहौल होता है जिसमें प्लांट ग्रो कर सके, उसको बोलते हैं पोषक माध्यम। तो सिरे की कोशिका को किसमें डाला, पोषक माध्यम में। पोषक माध्यम में डालने के बाद कुछ दिन छोड़ देते हैं, तो ये सेल जो होता है वो बढ़ने लगता है, ये बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा, बहुत सारे सेल बना लेगा। इसको बोलते हैं कैलस। कैलस, इसको बोलते हैं कैलस। जब बहुत सारे सेल, पहले हमने क्या लिया, सिरे की कोशिका, उसको डाला पोषक माध्यम में, पोषक माध्यम से सेल, बहुत सारे सेल बन जाते हैं, और उसको बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस। कैलस को निकाल के डालते हैं हार्मोन माध्यम। अब ये सर जी हार्मोन माध्यम क्या है, हार्मोन माध्यम याद करो, मैंने आपको साइंस में बताया था कि प्लांट में 4 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। याद है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटो, ये मेरे वीडियो देखना, ऑक्सिन मैंने डाल रखा है, आप वीडियो देख लेना, सारे हार्मोन के नाम बता रखे हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट के हार्मोन होते हैं। तो उसको हार्मोन माध्यम में डाल देते हैं ताकि ये और ज़्यादा ग्रो करे। अब ऐसा सिचुएशन आता है जब प्लांट के ना रूट्स बनते हैं, फिर लीव्स बनते हैं, फिर इसके स्टेम बनते हैं, यानी जड़ बनना शुरू हो जाता है, पत्तियां बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद तने बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये सिचुएशन आ जाएगा कि जड़, तना, पत्तियां बनने आ जाएगा, तो फिर हम इसको सॉइल में यानी मिट्टी में रोप देंगे, और आपका जो प्लांट है वो तैयार हो गया। क्या आपको ऊतक संवर्धन के स्टेप बताऊं? आप स्टेप याद कर लीजिए, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टेप याद कर लो जैसे मुझे याद हुआ है। पहले हम क्या लेते हैं, सिरे की कोशिका लेते हैं, उसको डालते हैं पोषक माध्यम में। पोषक माध्यम से बहुत सारी कोशिका बनती है, उसको बोलते हैं कैलस। कैलस को निकालते हैं, हार्मोन माध्यम में डालते हैं। हार्मोन माध्यम में डालने से जड़, तना, पत्तियां, विभेदीकरण होता है। उसके बाद हम उसको मिट्टी में रोप देते हैं, उससे नया पौधा उगाते हैं। इस टेक्निक को ऊतक संवर्धन के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए इस विधि में शाखा के सिरे की कोशिका, देखो आ गया, ये देखो यही बताया था मैंने, सिरे की कोशिका। सिरे की कोशिका लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। देखो पोषक माध्यम, यही तो मैंने भी समझाया था, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। सिरे की कोशिका को पोषक माध्यम में रखा जाता है, पहला पॉइंट हो गया। ये कोशिकाएं गुणन मतलब बढ़ती हैं, डेवलप करती है, बहुत सारी बनती है। कोशिकाओं के गुच्छे जिसे कैलस कहते हैं, ये कैलस आ गया, कैलस आ गया। सिरे की कोशिका लिया, पोषक माध्यम में रखा, फिर ये गुणन करता है, कैलस बनता है। कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो गया, अब ये कैलस बन गया। अब कैलस को डालेंगे हार्मोन माध्यम में, तो कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है। इसको कैलस को हार्मोन माध्यम में रखेंगे, जहां इसमें विभेदीकरण होगा। विभेदीकरण मतलब जड़, तना, पत्तियां ये दिखने लगेगा, नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर हम मिट्टी में रोप देते हैं। तो यही तो मैंने भी स्टेप बताया था ना, कि पहले आप सिरे की कोशिका लो, फिर उसे पोषक माध्यम में रखा जाता है, पोषक माध्यम में गुणन करती है जिससे कैलस बनता है, कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जिससे विभेदीकरण होता है, जड़, तना, पत्तियां बनती हैं, फिर इनको मिट्टी में रोप देते हैं, उससे नया पौधा बनता है। इसको ऊतक संवर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाउ इसका एग्जाम्पल, ऊतक संवर्धन का दो एग्जाम्पल याद कर लो। एक तो आर्किक और एक सजावटी पौधे। होटल वगैरह में जाओगे ना तो आपको बहुत सारे सजावटी पौधे मिलेंगे, उनके पौधे खराब नहीं होते क्योंकि वो ऊतक संवर्धन से बने। ऊतक संवर्धन का यही फायदा है, पौधे जल्दी खराब नहीं होते। नाउ कायिक संवर्धन के लाभ, कायिक संवर्धन के लाभ, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। कायिक संवर्धन एक ऐसा टेक्निक है जो किसान बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है। आपने गुलाब का पौधा कैसे उगाया? टहनी काटा और लगा दिया, गुलाब का पौधा तैयार, कोई खर्चा ही नहीं। एक फायदा और है,
कायिक संवर्धन से हम उन पौधों को उगा सकते हैं जिनमें बीज नहीं होते। बीज की जरूरत ही नहीं है कायिक संवर्धन में, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? हम जड़, तना, पत्ती यूज कर रहे हैं। हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? हम जड़, तना, पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बीज का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो जिनमें बीज नहीं है उनको उगा सकते हैं। एक और फायदा है, इसमें जो नया पौधा बनता है ना, वो बिल्कुल पुराने वाले जैसा होता है। तो अगर पुराना पौधा अच्छा था और उससे नया पौधा उगाओगे तो वो भी अच्छा ही निकलेगा। तो ये सब फायदे हैं। इसलिए कायिक प्रबंधन का आपके पेपर में लाभ पूछेगा। बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे, यानी जिन पौधों में बीज उत्पन्न नहीं होता, जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। यानी हम ऐसे पौधे बना सकते हैं जो अपने बीज उत्पन्न करने की शक्ति को खो चुके हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, यानी पुराने पौधे के समान होगा नया पौधा। इससे अगर पुराना पौधा अच्छा था तो नया पौधा भी अच्छा होगा। बीज रहित फल जो होते हैं, बीज रहित फल हम खाते हैं ना बहुत सारे, जिनमें फल में बीज नहीं पाए जाते। तो जो बीज रहित फल है उगाने में मदद मिलती है, उनको हम उगा सकते हैं। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। मैंने पहले बताया था, बहुत सस्ता है, कोई पैसा नहीं लगता और आसान तरीका है। तो इन सब कारणों से कायिक संवर्धन का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल देशों में। तो इसलिए आपके एग्जाम में आता है कि कायिक संवर्धन के क्या लाभ है। तो इसमें बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधों को उगा सकते हो आप, आनुवांशिक रूप से वो जनक के समान होते हैं, बीज रहित फलों को उगा सकते हो, और ये सस्ता होता है और आसान तरीका है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब यहां पर ना अलैंगिक जनन यहां पर आपका खत्म हो गया। यहां पर आपका अलैंगिक जनन का जो टॉपिक था वो निपट गया। अब यहां से क्या शुरू होगा? तो यहां से शुरू होगा आपका लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन खत्म और लैंगिक जनन शुरू। और सबसे पहला टॉपिक है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पौधों जो पौधे जिनमें फूल होते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है? सबसे पहले याद रखना आपको कि जो फूल होता है वो पौधों का जनन अंग होता है। और ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि पौधों का जनन अंग किसे कहते हैं। तो पौधों का जो जनन अंग होता है वो फूल होता है, पुष्प होता है। तभी हेडिंग है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पौधों का जो जनन अंग होता है वो फूल होता है, पुष्प होता है। अब हर एक फूल के 4 भाग होते हैं। एक फूल के मुख्य भाग, हर एक पुष्प के बच्चों 4 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य दल, एक होता है पंखुड़ी, एक होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। याद रखोगे, हर एक पुष्प के फूल के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर। अब ये स्त्री केसर क्या है? तो स्त्री केसर जो होता है वो होता है मादा भाग, यानी कि जो फूल का जो मादा भाग होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं। और फूल का जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। कहने का मतलब एक फूल के अंदर स्त्री केसर मादा भाग भी होगा, पुंकेसर नर भाग भी होगा, बाह्य दल भी होगा, पंखुड़ी भी होगा। बट ये जरूरी नहीं है ये दोनों ही एक ही फूल में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं और कई फूल ऐसे होते हैं जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर में कोई एक पाया जाता है। तो फूल को ना बेसिकली हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है उभयलिंगी पुष्प, एक होता है एक लिंगी पुष्प। नाम से ही पता लग रहा है उभयलिंगी पुष्प, यानी ऐसा पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो। अगर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हैं तो उसे उभयलिंगी पुष्प बोलेंगे। और अगर स्त्री केसर या पुंकेसर में कोई एक है तो उसे बोले एक लिंगी। नाम है ना एक लिंगी, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर में तो कोई एक लिंग होगा। तो जब एक लिंग होता है उसे एक लिंगी पुष्प और दोनों होते हैं तो उभयलिंगी पुष्प। देखिए डेफिनेशन क्या है, स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। तो जब दोनों ही होंगे तो उसे उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। जैसे कि सरसों का फूल, गुड़हल का फूल, इनमें दोनों पाए जाते हैं। सरसों के फूल, गुड़हल जैसे फूलों में आपको पुंकेसर स्त्री केसर दोनों मिल जाएंगे। वहीं एक लिंगी पुष्प केवल स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से कोई एक होगा। स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जनन अंग होते हैं, या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। तो जब कोई एक ही उपस्थित होता है तो उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि पपीता, तरबूज, इन सब में एक ही लिंग होता है, या तो स्त्री केसर होता है या पुंकेसर होता है, इसलिए इनको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। पुष्प की संरचना, जो हम अगला डायग्राम पढ़ने वाले हैं। एक बार इस पेज पर हमने क्या जाना, मैंने आपको कायिक संवर्धन के लाभ बताए। इसमें बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधों को उगा सकते हैं हम लोग। जो नए पौधे होते हैं वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगा सकते हैं, सस्ता होता है, आसान होता है। लैंगिक जनन पुष्पी पौधों में बताया कि फूल जो होता है वो पौधों का लैंगिक भाग होता है। हर एक फूल के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। अगर स्त्री केसर पुंकेसर दोनों हैं तो उभयलिंगी पुष्प, और स्त्री केसर पुंकेसर में कोई एक है तो एक लिंगी पुष्प। अगला टॉपिक आता है पुष्प की संरचना, जो कि आपका इस प्रकार से डायग्राम आपको बना के जाना है। और डायग्राम से ज्यादा इसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही, डायग्राम तो आता ही है, लेकिन
लेबलिंग बहुत ज़्यादा आजकल आता है। ये जो बीचों बीच पार्ट देख रहे हो आप, बीच का पार्ट देख रहे हो, मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। ये जो आप बीच का पार्ट देख रहे हो, ये स्त्री केसर भाग होता है। ये वाला भाग पूरा स्त्री केसर वाला भाग होता है। आप देख भी सकते हो लिखा हुआ स्त्री केसर, ये स्त्री केसर भाग होता है और उसके 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला होता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिकाग्र, ठीक है। ये जो ट्यूब जा रही है इसको बोलते हैं वर्तिका, और ये जो गोल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अंडाशय। याद रखोगे, ये पूरा पार्ट जो है वो स्त्री केसर वाला भाग है, ये स्त्री केसर है। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं वर्तिका, इस ट्यूब को बोलते हैं वर्तिका, और सबसे नीचे वाले पार्ट को, ये जो गोल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीज पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर बीज पाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, यानी ये वाला पार्ट हो गया, ये जो आप छोटे छोटे पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये सारे जो होते हैं पुंकेसर होते हैं। ये पुंकेसर है, ये सारा पुंकेसर है। बीच में स्त्री केसर है, ये वाला भाग स्त्री केसर है, और बाकी जो छोटे छोटे पार्ट आप देख रहे हो ये सब पुंकेसर है, यानी पुरुष वाला भाग। इसके 2 भाग होते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है जो आप गोल सा दिखाई दे रहा है, ये परागकोश है, और ये ट्यूब जा रही है, ट्यूब, ये जो ट्यूब आप जाकर देखो यहां तक जा रहा है, उसे तंतु कहते हैं, ठीक है। याद रखोगे, ऊपर वाला भाग ये है परागकोश, ये परागकोश, 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 और ये जो ट्यूब जा रही है, ये जो पतली पतली ट्यूब जा रही है, इसको तंतु कहते हैं। ये पुंकेसर के 2 भाग हो गए। उसके बाद ये बाकी जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं पंखुड़ी। जो बाकी पार्ट होता है ना, जो हम फूल को तोड़ते हैं, जो पंखुड़ी उसको बोलते हैं। और सबसे नीचे वाला पार्ट जो फ्लावर को सपोर्ट करता है, सबसे नीचे वाला भाग जो होता है जो फ्लावर को सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं बाह्य दल। तो इसके डायग्राम और लेवलिंग जरूर याद करके जाना बहुत अच्छे से। बीज निर्माण की प्रक्रिया, बीज कैसे बनता है, यानी बीज का मतलब है पौधों के बच्चे कैसे होते हैं, ये मतलब हुआ। बीज का मतलब हुआ पौधों के बच्चे कैसे, फूल के बच्चे कैसे होते हैं, तो ये बीज का मतलब होता है। बीज कैसे बनता है ये आपको बताना है। तो बीज समझने के लिए पहले आपको एक समझना पड़ेगा परागन। परागन क्या होता है, क्योंकि आप जब तक परागन नहीं समझोगे आपको बीज निर्माण की प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी। देखो परागन क्या होता है। हमारे पास पराग कोश है, पराग कोश जो मैंने आपको यहां दिखाया था, जो पुंकेसर का भाग होता है। ये देखो पुंकेसर जो होता है ना, ये इसके अंदर परागकोश होता है, और परागकोश ना पराग कण उत्पन्न करता है, पराग कण उत्पन्न करता है। ये जो पराग कोश है ये पराग कण उत्पन्न करता है। वहीं जो हम बात कर रहे हैं अंडाशय की, अंडाशय में बीज पाए जाते हैं, अंडाशय में बीज पाए जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि बीज ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो जब परागन और बीज दोनों आपस में मिलते हैं, जब पराग कण और बीज दोनों आपस में मिलते हैं यहां पर, तो उसको बोलते हैं परागन, उसको बोलते हैं परागन। परागन, परागन क्या होता है, पराग कण और बीज का आपस में मिलना। जब बीज और पराग कण दोनों यहां पर मिलते हैं तो उसको परागन कहते हैं। इंग्लिश में इसको पॉलिनेशन कहते हैं, और अगर इंसानों की बात करें तो इसको फर्टिलाइजेशन, निषेचन के नाम से जाना जाता है। तो एक एक स्टेप आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले पराग कोश, पराग कोश कौन, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझना, डायग्राम से समझो। पराग कोश में उत्पन्न परागकण, पराग कोश क्या उत्पन्न करता है, परागकण उत्पन्न करता है। मैंने आपको बताया पराग कोश परागकण उत्पन्न करता है। हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र, यानी उस फूल के जो वर्तिकाग्र है, ये वाला पार्ट यहां पर वर्तिकाग्र, हवा, पानी या जंतु द्वारा वो फूल के वर्तिकाग्र, स्वपरागन बोलते हैं, या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र, या तो अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पे जाएगा या किसी और फूल के वर्तिकाग्र पे जाएगा। यानी पराग कोश उत्पन्न करता है परागकण, पराग कोश ने क्या उत्पन्न करा, परागकण। अब ये परागन जाता है वर्तिकाग्र के पास, इसके पास, ये अपने फूल के पास भी जाता है या किसी और फूल के पास भी जा सकता है, इंसेक्ट वगैरह द्वारा। बीज जो होते हैं, ये जो परागकण होते हैं वो कीड़ों वगैरह के द्वारा दूसरे फूल पे भी चले जाते हैं। तो पराग कोश परागकण उत्पन्न करता है, और ये परागकण आता है वर्तिकाग्र के पास, वर्तिकाग्र के पास आ गया। वर्तिकाग्र से होता हुआ ये वर्तिका के द्वारा होता हुआ यहां तक पहुंचेगा। तो वही आपसे बोला जाएगा परागकण से एक नलिका, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए, देखो वर्तिका से होते हुए, ये वर्तिका, वर्तिका से होते हुए, वर्तिका से होता हुआ पराग कोश ने परागकण उत्पन्न किया, परागकण दे दिया किसको, वर्तिका को, और वर्तिका से ये ट्यूब बनती है। इस ट्यूब को बोलते हैं वर्तिका। पराग कोश ने उत्पन्न किया परागकण, परागकण गया वर्तिकाग्र के पास, वर्तिकाग्र से एक ट्यूब उत्पन्न होता है, इस ट्यूब को बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका से होता हुआ वो जो परागकण है वो आ जाएगा अंडाशय के पास। अब यही बात आपसे बोलेगा, तो परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, यानी यहां तक पहुंचती है, अंडाशय तक पहुंचती है।
अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है, यानी अंडाशय के अंदर अब ये परागकण जो कि मेल ने उत्पन्न किया था, नर ने उत्पन्न किया था, और फीमेल का जो बीजाणु थे वो दोनों आपस में मिलते हैं, इसको निषेचन कहते हैं। देखिए, पराग कोश ने उत्पन्न किया परागकण, परागकण आया वर्तिकाग्र के पास, वर्तिकाग्र से होता हुआ वर्तिका से होता हुआ वो आ गया अंडाशय के पास। अंडाशय में पहले से ही बीज थे, तो दो चीजों का मिलन होगा यहाँ पर। किस किस का? एक परागकण का जो कि यहां से होता हुआ आया है, और एक बीज का, दोनों का आपस में मिलन होगा, इसको निषेचन कहते हैं। यहां तो समझ में आ गया। निषेचन के बाद युग्मज बनता है। युग्मज क्या होता है? ये दो जो अलग अलग हैं ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। अभी तो अलग अलग थे ना, एक है परागकण ये वाला, एक है परागकण नर वाला भाग, एक है परागकण और एक है बीज जो कि अंडाशय के पास था। दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो एक सेल बन जाता है, दो से मिलकर एक बन जाते हैं, इसको बोलते हैं युग्मज। युग्मज का निर्माण होता है, यानी दो सेल मिलकर एक सेल हो गए। अब ये एक सेल धीरे धीरे डिवाइड होगा, युग्मज में विभाजन होकर यानी एक सेल डिवाइड होगा, उससे भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण हो गया, भ्रूण बीजांड से कठोर आवरण विकसित होती है जिसको बीज में बदल जाता है, और भ्रूण ही विकसित होकर बीज में बदल जाता है। तो स्टेप समझना चाहोगे? एक बार बाकी पेज हटा दूं ताकि, एक मिनट रुक जाइए, मैं बाकी पेज को हटा दिया, समझिए। पराग कोश ने उत्पन्न किया परागकण, परागकण दिया वर्तिकाग्र के पास, इसके पास वर्तिकाग्र के पास, वर्तिका से होता हुआ ये पहुंच गया अंडाशय के पास। अंडाशय में पहले से ही बीज थे, यानी परागकण और बीज दोनों आपस में मिलेंगे, इसको बोलते हैं निषेचन। पराग कोश में परागकण उत्पन्न होते हैं, हवा पानी या जंतु द्वारा वो फूल के वर्तिकाग्र में जाता है, अपने फूल में भी जा सकता है, किसी और फूल में भी जाता है। अब परागकण से एक नलिका विकसित होता है जो वर्तिका से होता हुआ उसे पहुंचा देता है अंडाशय के पास। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्म का निषेचन होता है, यानी दोनों सेल आपस में मिल जाते हैं, और निषेचन होने के बाद युग्मज बनता है। दोनों अलग अलग सेल अब मिलकर एक सेल बन गया, इसको युग्मज बोलते हैं। युग्मज में विभाजन होता है, उससे भ्रूण बनता है, यानी एक सेल, दो से पहले एक बना, फिर ये एक सेल मिलियन सेल में डिवाइड हो जाता है, उसको भ्रूण कहते हैं। और यही भ्रूण विकसित होकर बीज में बदल जाते हैं, ये बीज में विकसित हो जाता है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी चीज आएगा। चलिए जी, बीज बन गया। अब अगर बीज को छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए, अगर बीज को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो ये फल में बदल जाता है, अंडाशय में फल में बदल जाता है। अगर बीज को छोड़ दोगे तो ये अंडाशय में फल में बदल जाता है, तथा फूल के जो अन्य भाग होते हैं वो झड़ जाते हैं, जो बाह्य दल वगैरह है वो सब निकल जाते हैं। तो ये था पूरा बीज निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें आपको बताना है पराग कोश परागकण उत्पन्न करता है, ये परागकण पराग वर्तिकाग्र के पास आता है, वर्तिका से होता हुआ अंडाशय के पास पहुंचता है। अंडाशय में पहले से बीज होते हैं, तो परागकण और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं, उसको निषेचन कहते हैं, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, इसको भ्रूण कहते हैं। भ्रूण विकास होता है तो बीज बनता है, और बीज के बाद फिर फल बनता है। अब इसका लेबलिंग कर ले जाना, ये जो आप देख रहे हो, ये लेबलिंग बहुत ज्यादा आता है इसके एग्जाम में। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको परागकण कहते हैं, इसको परागकण, सबसे ऊपर वाला दिख रहा हो, ये वाला पार्ट, इसको परागकण कहते हैं। ये वाला ट्यूब जो है, ये बाहर वाला ट्यूब जो है, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये परागकण धीरे धीरे नीचे आता है, परागकण नीचे आता है, ये नर युग्मक यानी परागकण, ये परागकण है, देखो छोटा सा बना हुआ है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा बना गोल सा, ये परागकण है। तो परागकण धीरे धीरे नीचे आता है, और पराग नली से नीचे आता है, पराग नली से नीचे आता है, पराग नली से, ये पराग नली है, ये पूरी पराग नली है, नीचे आएगा किसके पास? अंडाशय के पास। ये पूरी अंडाशय है, ये गोल वाला पार्ट जो है अंडाशय। अंडाशय में पहले से क्या होते हैं? अंडाणु मौजूद होते हैं, मादा युग्मक मौजूद होता है, अंडाणु मौजूद होते हैं। समझ में आ गया? ये परागकण है, परागकण धीरे धीरे आएगा, ये परागकण पहुंचा अंडाशय के पास, अंडाशय के पहुंचा, पर अंडाशय में पहले से ही मादा युग्मक ना अंडाणु, यानी कि परागकण और अंडाणु दोनों का मिलन होगा। कहां पे मिलन होगा? अंडाशय में मिलन होगा, जिसको निषेचन कहते हैं। तो इनकी ना लेबलिंग जरूर याद करेगा, लेबलिंग बहुत ज्यादा आता है। नाउ अब फूल्स के बाद आते हैं मनुष्य और जानवरों के बारे में। लैंगिक परिपक्वता क्या होता है? लैंगिक परिपक्वता या यौवना आरंभ किसे कहते हैं? यौवना आरंभ का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, हमारी एक एज के बाद, लड़कियों में बात करें तो 11 से 13 साल से शुरू हो जाता है, और लड़कों में बात करें तो 12 से 14 साल में एक ऐसा एज आता है जब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। लड़कियों में 11 से 13 साल में और लड़कों में 12 से 14 साल में चेंजेस होते हैं बॉडी में।
हमारे बॉडी के अंदर जो परिवर्तन है वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। उनमें से एक चेंज ये होता है कि लड़कों का जो शरीर है वो शुक्राणु बनाना शुरू कर देता है, और जो मादा का शरीर है वो अंडाणु बनाना शुरू कर देता है। तो वह अवस्था जब लड़कों में शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाए और मादा में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाए, उस एज को हम लैंगिक परिपक्वता या यौवना आरंभ के नाम से जानते हैं। जीवन का वह काल जब नर में यानी लड़कों में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी लड़कों का शरीर जब शुक्राणु बनाने लग जाएगा और मादाओं का शरीर जब अंडाणु बनाने लग जाएगा, तो उस किशोर अवस्था को यौवना आरंभ कहते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि इस यौवना आरंभ में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। तो आपसे पूछा जाएगा कि किशोरों में एक समान परिवर्तन वो कौन सा परिवर्तन है जो लड़कों में भी होता है लड़कियों में भी होता है। यानी आपको दो ऐसे परिवर्तन याद करके जाना है जो लड़कों में भी होता है और लड़कियों में भी होता है यौवना आरंभ के दौरान। तो काक व जनन अंग के पास गहरे बालों का उगना, ये ऐसा परिवर्तन है जो लड़कों में भी होगा लड़कियों में भी होगा। काक व जनन अंग के आसपास बाल का उगना। दूसरा, त्वचा का तेलीय हो जाना, आपकी स्किन ऑयली हो जाएगा जिसकी वजह से मुहासे आएंगे, पिंपल्स आएंगे। ये दो ऐसे परिवर्तन है जो दोनों में होता है, लड़कों में भी लड़कियों में भी। अगला, लड़कियों में परिवर्तन, यानी ऐसे परिवर्तन जो केवल लड़कियों में होता है लड़कों में नहीं होता। जैसे स्तन के आकार में वृद्धि, जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो डेवलप्ड होता है। क्यों? ताकि वो आगे जाके अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके, बच्चे को दूध पिला सके। हम सब जीवित क्यों बच पाए? क्योंकि हमें पैदा होते ही मम्मी का दूध मिला। और अगर मदर फीडिंग नहीं होगी तो 90% बच्चे का जीना मुश्किल हो जाता है आज के समय में, और अगर वो बच भी जाता है तो वो हमेशा बीमार रहता है। तो लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, स्तन के आकार में वृद्धि, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। दूसरा, रजोधर्म होने लगता है जिसको ऋतुस्राव बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पीरियड्स बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो रजोधर्म का स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में। यह केवल लड़कियों में परिवर्तन होता है। लड़कों में कौन से परिवर्तन होते हैं? ऐसे परिवर्तन जो केवल लड़कों में होता है। तो चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना, यानी जो चेहरे पर होगी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाएगा। और आवाज का फटना, आवाज भारी होने जाएगी, लड़कियों की आवाज भारी होने हैवी होने लगती है। इस पेज पर हमने क्या जाना? एक तो हमने इसके बारे में जाना कि ये परागकण है, ये परागकण वर्तिका ये नीचे आएगा, पराग नली से होता हुआ अंडाशय में पहुंचेगा। अंडाशय में पहले से अंडाणु होते हैं, दोनों का मिलन होता है, निषेचन कहलाता है। यौवन आरंभ होता है जब लड़कों में नर का शरीर शुक्राणु बनाने लगता है और मादा का शरीर अंडाणु बनाने लगता है। समान परिवर्तन, लड़कों और लड़कियों में होने वाला समान परिवर्तन, काक व जनन अंग के आसपास गहरे बालों का उगना और त्वचा का तेली होना जिसकी वजह से मुहासे आते हैं। लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, स्तन के आकार में वृद्धि और रजोधर्म स्टार्ट होना। लड़कों में होने वाले परिवर्तन, दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज का भारी होना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज लेके आता हूं मैं, अगला पेज, नर जनन तंत्र। अब हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र पढ़ने से पहले आपको पहले इसके बॉडी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, पहले इसकी लेवलिंग समझनी पड़ेगी। देखिए, एक नर जनन तंत्र का पिक्चर बहुत ज्यादा पेपर में लेवलिंग के लिए आता है, बनाने के लिए कम आता है। मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं आता, आता है बट कम आता है, लेवलिंग ज्यादा आती है। आजकल एग्जाम में लेवलिंग इंपॉर्टेंट है और फिर उसके फंक्शन पूछते हैं, आपने भी एग्जाम में देखा होगा। फिर भी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर जाना। ठीक है, अब एक एक चीज समझिए। ये वाला पार्ट मूत्र नलिका कहलाती है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो उसको मूत्राशय कहते हैं, ये वाला पार्ट शिशन कहलाता है, ये वाला पार्ट जो है वो मूत्रमार्ग कहलाता है, ये जो बाहर का पार्ट है इसको वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश के अंदर वृषण होता है, वृषण कोश के अंदर वृषण होता है, इसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये वाला पार्ट आपका शुक्रवाहिनी कहना के नाम से जाना जाता है, और ये जो आप अंदर पार्ट देख रहे हो इसको शुक्राशय कहते हैं। तो जैसा लेवलिंग है आपके बुक में भी दिया हुआ, आप चाहो तो लेवलिंग वहां से भी कर लूं, बट मेरा काम है आपको मेन चीजें बताना जो आपके 10th के लेवल पर है। तो आपके 10वीं क्लास में अगर आप देखोगे तो आपके नर जनन तंत्र के ना 4 भाग हैं। पहला भाग है वृषण कोश या वृषण जिसको बोलते हैं, ये पहला भाग है वृषण कोश और वृषण, क्योंकि सबसे मेन काम इसी का है, यही शुक्राणु बनाता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट होता है वृषण और वृषण कोश। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारे पास दिया हुआ है शुक्राशय, या हम एक तरह से दूसरा पार्ट अगर हम अपने नोट्स के हिसाब से देखें तो हमारे दूसरा पार्ट है शुक्रवाहिनी, यानी ये वाला पार्ट हमारे पास दूसरा पार्ट ये है शुक्रवाहिनी। तो सेकंड पार्ट इसको मानेंगे। फर्स्ट पार्ट ये हो गया वृषण कोश और वृषण, दूसरा हो गया शुक्रवाहिनी। तीसरा होता है मूत्रमार्ग और शिशन, ये वाला तीसरा पार्ट होता है। और चौथा पार्ट होता है ये दोनों ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि, ये चौथा पार्ट होता है। ये आप हटा भी दोगे क्योंकि ये आप चैप्टर्स जो आपने लाइव प्रोसेस पढ़ा था ना जयप्रक्रम, उसमें भी आया था ये, तो आप इसको हटा भी सकते हो। बाकी ये 4 पार्ट हैं
नर जनन तंत्र के 4 भाग होते हैं। पहला वृषण कोश और वृषण, दूसरा शुक्रवाहिनी, तीसरा शिशन और मूत्र मार्ग, और चौथा आपका शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। यही हम चारों, देखो चारों यही पढ़ने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले नर जनन तंत्र का पहला भाग वृषण क्या करता है। वृषण जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। मैं आपको ना बुक में दिखा देता हूं ताकि आपको ना और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक बार बुक को खोल के दिखा देता हूं ताकि आपको ना और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो वृषण, ये देखिए ये रहा डायग्राम, इसको वृषण कहते हैं। ये वाला पार्ट वृषण है, ये वाला पार्ट वृषण है। और वृषण किसके अंदर होता है, तो ये वृषण कोश है। ये बाहर का जो पार्ट है ना, ये जो बाहर का पूरा पार्ट है इसको वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश के अंदर वृषण है, ये वृषण है, ये वृषण है और बाहर का पार्ट वृषण कोश है। तो वृषण जो होता है वो वृषण कोश के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी के बाहर होता है, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, बॉडी के बाहर, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो यही आपसे नोट्स में कहा जा रहा है कि जो वृषण होता है वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण कोश बाहर क्यों उपस्थित होता है, वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक है। यह शरीर के बाहर इसलिए होता है ताकि इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम रहे, तभी यह शुक्राणु बना पाएगा। वृषण क्या करता है, तो नर युग्मक शुक्राणु बनाता है, शुक्राणु बना, वृषण क्या बनाता है, शुक्राणु बनाता है। इसके अलावा वृषण जो है वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी बनाता है। याद करो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मैंने आपको हार्मोन वाले टॉपिक में पढ़ाया था, जो चैप्टर था हार्मोन वाला, उसमें आपको समझाया था, आप जाके वीडियो देखना मेरा। तो वृषण जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है। तो वृषण की 4 बातें हमें याद करना है। पहला, ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। दूसरा, इसका तापमान कम होना चाहिए तभी ये शुक्राणु बना पाएगा। तीसरा, ये शुक्राणु का निर्माण करता है। चौथा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है। उसके बाद शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी क्या करता है, तो ये शुक्राणुओं को वृषण से ले जाता है शिशन तक। ये ट्यूब है, शुक्रवाहिनी एक ट्यूब है। शुक्रवाहिनी अगर आप देखोगे ना डायग्राम में, तो जस्ट लाइक ए ट्यूब, ये ट्यूब का काम करता है शुक्रवाहिनी। देखो ये ट्यूब है, ये ट्यूब दिख रहा है आपको, ये जो ट्यूब है ये शुक्रवाहिनी कहलाता है। इस ट्यूब को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। ये ट्यूब है, ये शुक्राणु को लेगा यहां से, शुक्राणु को यहां से लेगा, कैरी करेगा, ले जाएगा यहां तक, शिशन और मूत्र मार्ग तक। तो ये शुक्राणु को यहां से ट्रांसपोर्ट करता है मूत्र मार्ग और शिशन तक, यहां तक पहुंचाने का काम करता है। इसका काम यही है, ट्रांसपोर्ट करना। तो ये शुक्राणु को वृषण से शिशन तक पहुंचाता है। उसके बाद मूत्र मार्ग, जो लास्ट में आपने मूत्र मार्ग देखा था, अंतिम पार्ट जो था वो मूत्र मार्ग था। ये देखिए मूत्र मार्ग, यहां से शुक्राणु बाहर आ जाता है, यहां से शुक्राणु बाहर आ गया, शरीर के बाहर निकल गया। तो यहां से 2 चीज बाहर आती है, एक तो मूत्र यूरिन और दूसरा वीर्य यानी कि शुक्राणु। दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन भी कहते हैं। अब मैंने आपको 2 ग्रंथियां बताई थी, याद कीजिए। मैं तो अभी बताई थी ना 2 ग्रंथियां, साथ में आपको बताई थी कि 2 ग्रंथियां पाई जाती है, एक शुक्राशय ग्रंथि और एक प्रोस्टेट ग्रंथि। ये 2 ग्रंथि यहां पाई जाती है, शुक्राशय ग्रंथि और एक प्रोस्टेट ग्रंथि। ये पाई जाती है हमारे नर जनन तंत्र में। अब इसका क्या काम है, ये क्या करता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो ये दोनों मिलकर शुक्राणु में श्राव मिलाते हैं। श्राव मतलब सेक्रेशन ऐड करते हैं। सेक्रेशन सिंपल वर्ड में, ये दोनों मिलकर शुक्राणु को पोषण देते हैं ताकि शुक्राणु हमारा जीवित रह सके जब तक उसे अंडाणु से उसका मिलन ना हो। तो यही हम पढ़ेंगे संबंधित ग्रंथियां। तो 2 ग्रंथियां हैं, एक शुक्राशय ग्रंथि है और एक प्रोस्टेट ग्रंथि है। शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने श्राव, अपने लिक्विड शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे क्या होता है, शुक्राणु जो होता है वो तरल माध्यम आ जाता है। जो हमारा शुक्राणु वो तरल हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, फ्लूइड बन जाता है हमारा शुक्राणु। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, फूड देता है ताकि वो जिंदा रह सके। उन्हें स्थानांतरण में सहायता करता है क्योंकि वो फ्लूइड बन जाता है तो वो आसानी से बॉडी के बाहर भी जाने में मदद करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का श्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। वीर्य का मतलब होता है जब शुक्राणु और श्राव दोनों मिल जाते हैं। जब शुक्राणु और श्राव दोनों, श्राव किसने मिलाया था, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों ने मिलकर शुक्राणु के अंदर श्राव मिलाया था। तो जब शुक्राणु में श्राव मिल जाता है तो उसको वीर्य कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से पेज को रिवाइज करते हैं। नर जनन तंत्र का पहला भाग होता है वृषण।
वृषण जो होता है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? वृषण कोश में उपस्थित होता है। बाहर क्यों उपस्थित होता है? ताकि इसका तापमान बॉडी के टेम्परेचर से कम रहे और ये शुक्राणु बना पाए। नर युग्मक शुक्राणु यहीं पर बनते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन भी, हार्मोन भी बनाता है वृषण। शुक्रवाहिनी क्या करता है? शुक्राणु को वृषण से शिशन तक पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मूत्रमार्ग क्या करता है? ये मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर निकालने का काम करता है और इसके बाहरी आवरण को शिशन कहते हैं। दो ग्रंथियां होती है, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये दोनों मिलकर स्राव मिलाते हैं शुक्राणु के अंदर। इससे शुक्राणु तरल हो जाता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड हो जाता है। इससे उन्हें पोषण मिल पाता है और उनके स्थानांतरण में सहायता मिलती है, बॉडी के बाहर निकलने में आसान होता है। जब शुक्राणु में स्राव मिल जाता है तो उसको वीर्य कहते हैं। ठीक है, तो ये था नर जनन तंत्र। अब आएगा हमारा मादा जनन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मादा जनन अंग। ये रहा। तो पहले हम जानेंगे मादा जनन अंग के बारे में, पहले इनकी लेबलिंग सीखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। तो देखिए, मादा जनन तंत्र के बारे में लेबलिंग क्या क्या याद करनी है। अगर आप अपने बुक में भी देखो तो यही लेबलिंग है जो मेरे नोट्स के अंदर है, जो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको लेबलिंग बहुत अच्छे से याद करके जाना है। डायग्राम तो बनाने के लिए आता ही आता है, बट लेबलिंग उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है अंडाशय। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो अंडाशय होता है। तो दो अंडाशय होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं एक जोड़ अंडाशय। ये जो मैंने येलो कलर कर दिया है ये अंडाशय है। उसके बाद आता है अंडवाहिका, जिसको हम फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो दो फिलोपियन ट्यूब होता है, इससे ये वाला फिलोपियन ट्यूब कनेक्ट है, इससे ये वाला फिलोपियन ट्यूब कनेक्ट है। तो इन दोनों को फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। जो ऊपर वाला है ना, ये फिलोपियन ट्यूब है। उसके बाद ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा, ये कंप्लीट हिस्सा आप बोल सकते हो, इसको गर्भाशय कहते हैं। तो तीन पार्ट तो यही हो गए। एक तो मैंने आपको बताया अंडाशय, दो अंडाशय होते हैं ये और ये। फिर मैंने आपको बताया फिलोपियन ट्यूब, तो दो फिलोपियन ट्यूब होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आपको बताया गर्भाशय। तो ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट गर्भाशय के अंदर आता है। ये पूरा पार्ट गर्भाशय है और ये दोनों एक में ही आता है, ग्रीवा और योनि। इस पार्ट को ग्रीवा कहते हैं और इस पार्ट को योनि कहते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट आता है, ग्रीवा और योनि। यानी देखा जाए तो मादा जनन तंत्र के भी चार ही पार्ट हैं। एक हम बात करेंगे सबसे पहले अंडाशय की। मैं अंडाशय के फंक्शन आपको बताऊंगा, फिर आपको फिलोपियन ट्यूब के फंक्शन बताऊंगा, फिर आपको गर्भाशय के फंक्शन बताऊंगा, फिर ग्रीवा और योनि की बात करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा, 29 टॉपिक। देखिए टॉपिक नंबर 29, बाकी सब पेज को एक मिनट हटा देता हूँ। टॉपिक नंबर 29 यहाँ पे आता है मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया अंडाशय। तो ये तो आपको डायग्राम देख के पता लग गया कि भाई दो अंडाशय होते हैं, यानी एक जोड़ा अंडाशय होता है। बट ये दोनों कभी भी एक साथ फंक्शन नहीं करते। इन दोनों में से कोई एक ही एक्टिव होता है एक बार में। अगर ये एक्टिव है तो ये शांत रहेगा, ये एक्टिव है तो ये शांत रहेगा। तो दोनों में से कोई एक ही जो होता है वो अंडाणु को निकालता है। दोनों एक साथ कभी फंक्शन नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं अंडाशय। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका, यानी अंडाणु की बात हो रही है, का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय का काम है अंडाणु का निर्माण करना। यानी जो अंड कोशिका है यानी अंडाणु है वो अंडाशय में बनता है। लड़की के जन्म के समय ही, जब लड़की पैदा होती है उसके जन्म समय ही उसके अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। तो यानी जब गर्ल पैदा होती है तो उस समय ही उसके शरीर में हजारों अंडाशय पाए जाते हैं, उसकी बॉडी में अंडाशय पाए जाते हैं उस समय। तो लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अंडाणु होते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं। इंग्लिश बोलते हैं इमेच्योर, वो मैच्योर नहीं होते। लेकिन जैसे ही लड़की यौवनारंभ में पहुंचती है, जब पुबर्टी एज में पहुंचती है, जो मैंने आपको पीछे बताया था, जब यौवनारंभ में पहुंचती है तो इसमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। अब जो अंडाणु है ना, जो अंडाशय के अंदर अंडाणु है, ये परिपक्व होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय, अभी मैंने आपको बताया था, दोनों में से कोई एक अंडाशय हर महीने क्या करेगा, दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। यानी दोनों में से कोई एक अंडाशय एक्टिव होगा और वो अंडाणु को रिलीज करेगा। अंडाणु रिलीज करेगा और कहाँ जाएगा, ये अंडाणु रिलीज करेगा और जाएगा फिलोपियन ट्यूब में, यानी सेकेंड पार्ट में। अंडाशय का काम है, यहाँ पे अंडाणु बनते हैं और ये अंडाणु जब बनाता है और रिलीज करता है तो वो अंडाणु पहुंचते हैं फिलोपियन ट्यूब के पास।
तो दो में से कोई एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, आप याद करो मेरा वीडियो, मैंने हार्मोन वाला टॉपिक आपको समझाया था, उसमें मैंने बताया थे दो फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल हार्मोन होते हैं, ये केवल मादा में पाए जाते हैं। तो अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। तो अंडाशय का काम एक तो अंड कोशिका उत्पन्न करना है, यानी कि ओव्यूल्स, एग उत्पन्न करना है, और दूसरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन भी ये रिलीज करते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे अंडाणु यहां से रिलीज हो गए। इसका अंडाशय का काम है अंडाणु को रिलीज करना। अब इसने अंडाणु रिलीज करके दिया किसको, तो ये देगा सेकंड पार्ट को, यानी कि अंडवाहिका फिलोपियन ट्यूब को। अब आपके पास जो ये अंडाणु है ये फिलोपियन ट्यूब के पास पहुंच गया। ये सेकंड स्टेप यहाँ से भी रिलीज होगा, तो ये सेकंड स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, फिलोपियन ट्यूब के पास आता है। तो फिलोपियन ट्यूब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। फिलोपियन ट्यूब क्या करता है, इन अंडाणुओं को ले जाता है गर्भाशय तक। जो हमारी फिलोपियन ट्यूब है वो अंडाणु को ले जाता है नेक्स्ट स्टेप तक, तीसरे स्टेप तक, यानी गर्भाशय तक पहुंचाता है। यही लिखा हुआ है देखो, अंडाशय द्वारा उत्पन्न जो अंड कोशिका होती है वो गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है, गर्भाशय तक पहुंच गई। और यहां पर ना फिलोपियन ट्यूब में एक चीज और होती है, वो है निषेचन। निषेचन याद है आपको, निषेचन मैंने आपको बताया था, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। तो अंड कोशिका यानी अंडाणु व शुक्राणु का निषेचन यहां पर होता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ पे होता है, तो निषेचन यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन जो है वो भी फिलोपियन ट्यूब में ही होता है। उसके बाद अब तीसरा स्टेप आता है गर्भाशय। यहाँ पे गर्भाशय, अभी तीसरा स्टेप आ गया। यही वो जगह है जहाँ बेबी का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है 9 महीनों तक, या और अच्छे से समझ सको तो 280 दिन यहाँ पर बच्चे का विकास होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा तथा योनि में खुलता है, और ये खुलता कहाँ है गर्भाशय, तो ग्रीवा तथा योनि में, ग्रीवा और योनि में ये गर्भाशय खुलता है। तो ये चौथा स्टेप था। तो ये आपको 4 स्टेप, आप चाहो तो इसे चौथा स्टेप कर सकते हो, ये 4th स्टेप अलग से कर सकते हो, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 4 स्टेप। सबसे पहले आपको याद रखना अंडाशय, दूसरा फिलोपियन ट्यूब, तीसरा गर्भाशय, और चौथा ग्रीवा और योनि। सबसे पहले याद करना है अंडाशय। अंडाशय क्या करता है, तो ये जो अंडाणु होते हैं उसका निर्माण करता है। पहला पॉइंट, जब लड़की जन्म लेती है उसके समय ही उसके अंडाशय में अपरिपक्व अंड होते हैं, इमेच्योर अंडाणु पाए जाते हैं। लेकिन जब वो लड़की यौवनारंभ में पहुंचती है तो उसमें से कुछ अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं, और 2 में से कोई एक अंडाशय हर महीने परिपक्व यानी कि मेच्योर एग जो है वो रिलीज करेगा। अंडाशय का एक और काम है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अब ये सारे के सारे अंडाणु कहाँ जाते हैं, तो फिलोपियन ट्यूब के पास, अंडवाहिका के पास। अंडाशय द्वारा उत्पन्न जो अंड कोशिका होती है ये गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। कौन, फिलोपियन ट्यूब गर्भाशय तक पहुंचाता है अंडाणु को। इसके अलावा फिलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, यानी कि अंड कोशिका और शुक्राणु का मिलन होता है, निषेचन भी फिलोपियन ट्यूब में ही होता है। अब गर्भाशय वो एक थैलीनुमा होती है जहां पर शिशु का विकास होता है, और ये गर्भाशय कहाँ खुलता है, तो ग्रीवा और योनि में खुलता है। तो ये था बच्चों आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको इस प्रकार से चारों स्टेप बहुत अच्छे से आपको याद करके जाना है, ठीक है। नाउ अगला आता है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, इसको ना एक विशिष्ट ऊतक कहते हैं। विशिष्ट ऊतक क्यों कहते हैं, देखो अब अगर मान लो एग फर्टिलाइज हो चुका है, निषेचन हो चुका है, अगर निषेचन हो चुका है, निषेचन का मतलब आप याद कीजिए अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मिलन हो चुका है, तो जैसे ये गर्भाशय में पहुंचेगा तो बच्चे का विकास होना शुरू हो जाएगा। जो फोइटस है, जिसको हम इंग्लिश में फोइटस कहते हैं, भ्रूण है, वो बनने लग जाएगा। तो वो मम्मी से कनेक्ट हो जाता है। वो जो भ्रूण है, ये मान लीजिए भ्रूण है जिसका विकास हो रहा है, ये अपने मम्मी से कनेक्ट हो जाता है। तो भ्रूण जब अपनी मम्मी से कनेक्ट होता है, जिस टिश्यू से कनेक्ट होता है, उस टिश्यू को बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है, ये भ्रूण है जो मम्मी के गर्भाशय में है, ये भ्रूण है। अभी ये सेल बन रहा है, धीरे धीरे बॉडी बन रही है, इसको भ्रूण कहते हैं, और ये मम्मी है। तो मम्मी की बॉडी और जो भ्रूण है वो दोनों आपस में कनेक्ट होती है। जो दोनों कनेक्ट होता है उस टिश्यू को बोलते हैं प्लेसेंटा। ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, विशिष्ट ऊतक होता है। ये इसका एक ही काम होता है कि मम्मी जो भी कुछ खाएगी उसका कुछ हिस्सा बच्चे को जाएगा, और बच्चा जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करेगा वो मम्मी के ब्लड में जाके मिल जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है ना, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको कहा जाता है अच्छा खाना खाइए, क्योंकि आप अच्छा खाना खाओगे तो उसका कुछ हिस्सा आपके बच्चे को भी मिलेगा। तो पौष्टिक खाना इसलिए खाना चाहिए
जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, क्योंकि उनका पोषण का कुछ हिस्सा फॉइटस तक जाता है, भ्रूण तक जाता है, तो अच्छे बच्चे का विकास होता है। तो भ्रूण को और मदर को जो कनेक्ट करता है टिश्यू, उस टिश्यू को प्लेसेंटा कहते हैं। मम्मी जो खाएगी उसका कुछ हिस्सा जाएगा बेबी तक प्लेसेंटा के द्वारा, और बेबी जो कुछ वेस्ट मटेरियल रिलीज करेगा वो प्लेसेंटा के द्वारा मम्मी के पास पहुंचेगा, उसके ब्लड में मिल जाएगा, जो बाद में फिल्टर हो जाता है। तो यह एक विशिष्ट ऊतक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, क्योंकि इसका स्पेशल काम है, जिसकी तस्त्री नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। यही मैंने आपसे कहा, ये गर्भाशय से कनेक्ट होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो माँ के रक्त से, यानी माँ के ब्लड से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना। यानी माँ जो भी खाना खाएगी उसका ग्लूकोज, उसका ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुंचेगा, और भ्रूण द्वारा उत्पादित अवशिष्ट पदार्थ, भ्रूण जो उत्पादित करेगा अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल निकाल रहा है, वो भी प्लेसेंटा के द्वारा ही मदर के ब्लड में जाके मिल जाता है। तो दो काम हो गए कि भाई माँ जो भी ऑक्सीजन, फूड, वाटर वो यहाँ तक पहुँचेगा, और यहाँ से वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा वो मदर के ब्लड तक जाएगा। तो यही आपको प्लेसेंटा के फंक्शन याद करके जाना है एज इट इज। नाउ जब अंड का निषेचन नहीं होता, जब यानी एग फर्टिलाइज नहीं होता, फिर क्या होता है? तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रजोधर्म क्या होता है। इसको रजोधर्म कहते हैं हिंदी में। रजोधर्म बोल लो, इसको ऋतुस्राव बोल लो, आप रजोधर्म या ऋतुस्राव कुछ भी बोल सकते हो। तो जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता ना, तो उसको रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब अंड का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है, यहाँ पे आंतरिक परत होती है, गर्भाशय की ये आंतरिक परत होती है, ये टूटती है, ये हर महीने टूटेगी, और जब ये टूटेगी तो इसमें बहुत सारा ब्लड भी बाहर आएगा, रक्त भी बाहर आएगा, जिसको हम गंदा खून कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पीरियड्स बोलते हैं, इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, हिंदी में इसको रजोधर्म बोलते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। तो ये हर महीने होता है। लड़की जब यौवनारंभ में पहुंचती है तो हर महीने ये जो गर्भाशय की आंतरिक परत होती है, अंदर की परत होती है, ये टूटती है। ये वाली आंतरिक परत हर महीने टूटेगी और इससे बहुत सारा ब्लड बाहर आएगा। तो वो हर महीने लगभग 28 दिन बाद होता है और 4 से 7 दिन तक होता रहता है, जब लड़की यौवनारंभ में पहुंचती है। तो इसको हम रजोधर्म कहते हैं। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। हर महीने, ईच मंथ, हर एक महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। हर एक महीने ये ना अपने आप को तैयार करता है कि इसको यहाँ से अंडाणु प्राप्त होगा। जो गर्भाशय है वो हर एक महीने अपने आप को तैयार करता है कि भाई उसको अंडाशय से ना अंडाणु प्राप्त होगा। इसने अपने आप को तैयार कर लिया। अब गर्भाशय की भित्ति मांसल व स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए उत्तरदायी है। अब जब ये टूटेगा तो इससे गर्भाशय की जो भित्ति होगी ना, ये वाली भित्ति होगी, वो काफ़ी स्पॉन्जी हो जाएगी, यानी कोमल हो जाएगा। इससे भ्रूण के विकास में जरूरी है ये भ्रूण का जब ये वाला हिस्सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, अंदर का हिस्सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो बेबी आराम से खेल कूद पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा, आराम से मूवमेंट कर पाएगा, गति कर पाएगा। तो ये स्पॉन्जी हो जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें आप चाहो ना तो आंसर यहाँ से भी लिख सकते हो, ये वाला आंसर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। यदि निषेचन नहीं होता, अब मान लो निषेचन नहीं हुआ, तो इस भित्ति की जरूरत, आवश्यकता नहीं रहती। अब ये जो आंतरिक परत है इसकी आवश्यकता नहीं रहती, ये वाली आंतरिक परत इसकी आवश्यकता नहीं है। जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये आंतरिक परत की जरूरत नहीं होती। जब निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह भित्ति धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। तो जब ये टूटेगा तो ब्लड बाहर आएगा और ये ग्रीवा और योनि से बाहर रिलीज होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यह चक्र लगभग हर महीने एक समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की आयु के बाद अंडाशय से अंड का उत्पादन बंद हो जाता है। यानी 40-50 जब एज हो जाती है गर्ल्स की, फीमेल की, तो ये जो अंडाशय है वो काम करना बंद कर देता है, ये एग रिलीज करना बंद कर देता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजनोवृत्ति कहते हैं। तो जब ये पीरियड्स होना बंद हो जाएगा तो इसको रजनोवृत्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोग, लैंगिक संचरणीय रोग। लैंगिक संचरणीय रोग जिसको एसटीडी बोलते हैं, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, लैंगिक संचरणीय रोग, आप ऐसे याद कर सकते हो, लैंगिक संचरणीय रोग। तो हमारे बुक में है ना, इनके बारे में 2 डिटेल दे रखा है कि जो एसटीडी होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है जीवाणु द्वारा, एक होती है विषाणु द्वारा। तो बस आपको ना इनके एग्जाम्पल याद करके जाना है। ये रोगों के नाम है। ये वो बीमारी है
जो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। तो कुछ जीवाणु द्वारा फैलता है, कुछ विषाणु द्वारा फैलता है। तो आपसे जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम पूछेंगे और विषाणु से द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम पूछेंगे। जीवाणु से द्वारा फैलने वाले रोग हैं गोनेरिया और सिफिलिस। जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं गोनेरिया और सिफिलिस, याद रखोगे। बस आपको एग्जांपल याद करना है बस कि जीवाणु से जो बीमारी फैलती है एसटीडी, वो है गोनेरिया और सिफिलिस, ये बीमारी का नाम है। और विषाणु से जो फैलता है वो है मस्सा, जिसको वार्ड्स कहते हैं, और एचआईवी एड्स। आपने एचआईवी एड्स का नाम टीवी वगैरह पे देखा होगा, प्रचार आते रहते हैं। तो ये विषाणु से फैलता है। जीवाणु से दो बीमारी फैलती है, गोनेरिया और सिफिलिस, और विषाणु से दो होती है मस्सा और एचआईवी एड्स। अब आता है गर्भरोधन। गर्भरोधन का मतलब है कि अधिक से अधिक बच्चे को पैदा करने से रोकना, क्योंकि पॉपुलेशन कभी कभार किसी देश की ना प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे भारत जैसे देशों में जहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है कि भाई आप उतने ही बच्चे पैदा करो जितना आपका परिवार बहुत अच्छे से चल सके। तो इसके लिए गर्भरोधन तकनीक बनाई गई सरकार द्वारा। गर्भरोधन का मतलब है कि बच्चा ना, देखो पैदा होने के बाद हम उसे कुछ नहीं कह सकते, वो जीव है, उससे हमें बहुत लगाव है, बट हम गर्भरोधन करके बच्चे को पैदा होने से रोक सकते हैं। गर्भरोधन को रोकना, गर्भधारण को रोकना यानी प्रेगनेंसी को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। अब गर्भरोधन को 4 प्रकार से रोका जाता है, यानी प्रेगनेंसी को 4 प्रकार से रोक सकते हैं। यांत्रिक अवरोध द्वारा, जिसमें कंडोम और सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल होता है। रासायनिक तकनीक द्वारा, जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल होता है। आईयूसीडी आजकल टेक्निक चल रही है, जिसमें लूप और कॉपर का इस्तेमाल होता है। और शल्य क्रिया, जिसको सर्जिकल मेथड बोलते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, जिसको नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। तो गर्भरोधन के 4 टेक्निक है। गर्भरोधन के 4 प्रकार है, 4 टेक्निक है, 4 मेथड है, कुछ भी बोलो। एक है यांत्रिक अवरोध, एक है रासायनिक अवरोध, एक है आईयूसीडी, एक शल्य क्रिया। यांत्रिक अवरोध में कंडोम और सर्वाइकल कैप आता है। रासायनिक तकनीक में दवाइयाँ आती हैं। आईयूसीडी में लूप और कॉपर्टी आता है। और शल्य क्रिया में नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी आता है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको, जो आपके सिलेबस में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल है, वो आपको बता देता हूँ। जितना डिटेल आपके बुक में है वो जरूर आपको बताया जाएगा, इवन उससे थोड़ा ज़्यादा ही बताऊंगा पॉइंट में। जैसे मैंने अभी आपसे यांत्रिक अवरोध की बात की थी, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। इसमें शुक्राणु को ना हम अंड कोशिका से मिलने ही नहीं देंगे, हम शुक्राणु को अंडाणु से मिलने ही नहीं देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि शिशन को ढकने वाला कंडोम यूज़ करेंगे या योनि में रखे जाने वाला सर्वाइकल कैप यूज़ करेंगे। ये बॉयज़ के लिए होता है, ये गर्ल्स के लिए होता है। रासायनिक तकनीक, जिसे केमिकल मेथड बोलते हैं, मादा में अंड को ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के असंतुलन को परिवर्तित कर देती है। यानी इस मेथड आता है, दवाइयाँ आती हैं केमिकल मेथड में, रासायनिक विधि में दवाइयाँ आती हैं। अगर लड़की वो दवाई खा लेती है तो उसका हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो अंडाणु शुक्राणु है वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि रासायनिक विधि यानी दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके विपरीत प्रभाव भी लड़की के ऊपर पड़ सकता है। आईयूसीडी, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी। लूप या कॉपर्टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। या तो लूप यूज़ करते हैं या कॉपर्टी। कॉपर्टी ऐसा होता है, कॉपर का बना होता है और थोड़ा टी शेप में होता है, इसलिए इसको कॉपर्टी का नाम दिया जाता है। तो इसको गर्भाशय में लगा देते हैं, इससे गर्भधारण नहीं हो पाता, मतलब प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती। शल्य क्रिया में करेंगे ऑपरेशन, इसे ऑपरेशन कहते हैं। सर्जिकल मेथड, सर्जरी करेंगे यानी ऑपरेशन करेंगे। नसबंदी, जो पुरुष में शुक्रवाहिनी, याद है ना, पुरुष में शुक्रवाहिनी थी, मैंने आपको बताया था। पुरुष के जो शुक्रवाहिनी होता है उसको रोक दिया जाता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना, यानी कि लड़कों का जो शुक्रवाहिनी है उसको ब्लॉक कर देते हैं। और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, तो महिलाओं में जो अंडवाहिनी है यानी कि जो फिलोपियन ट्यूब है उसको ही ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर लड़कों का शुक्रवाहिनी को ब्लॉक करेंगे तो उसको नसबंदी कहेंगे, और लड़कियों के फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करेंगे तो उसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। तो नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी। लास्ट टॉपिक हमारा भ्रूण हत्या क्या होता है। भ्रूण हत्या का मतलब एक छोटा सा एक वर्ड लिखा हुआ है आपके बुक में, तो मुझे लगा कि डेफिनेशन आपको बता दूं। हालांकि अभी मैंने एग्जाम में नहीं देखा, बट पढ़ के चले जाओ क्योंकि बुक में वर्ड मेंशन है ये। मादा भ्रूण को, यानी जब बच्चा पैदा नहीं हुआ और पता लग गया है पेट के अंदर ही कि, गर्भ के अंदर ही कि ये मादा है, तो उस मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना। अगर कोई जानबूझकर
उस भ्रूण को मार देता है, उस मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देता है, तो उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो इसके समाज के कई कारण हो सकते हैं जो आप अपने समाज में आसपास देखते भी हो। तो भ्रूण हत्या का मतलब होता है मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना, उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। तो ये था बच्चों कंप्लीट चैप्टर। और बिलीव मानिए, आप पिछले 15 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, जो इन नोट से कभी बाहर आया हो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए एनर्जी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।